नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारी जो कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग की सीरीज़ चल रही थी, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है इस सीरीज़ का। 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। वो दोनों लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए। एशिया कॉन्टिनेंट को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने साउथ एशिया डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम साउथ ईस्ट एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये पूरा लेक्चर है, एनिमेशन के थ्रू, बहुत ही सुंदर मैप के थ्रू आपको ये पूरा लेक्चर मिलने वाला है। लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए, लास्ट में एक एमसीक्यूज का सेशन भी होने वाला है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस टॉपिक की पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ वाले फोल्डर में जाना है, उसके बाद कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज़ वाले फोल्डर में जाना है, तो वहाँ से आपको ये सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। साथ ही साथ जैसे ही ये हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट होगा तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ या फिर कंप्लीट आपको ई बुक मिल जाएगी, ओके, जिसमें पूरा आपको रिटन कंटेंट भी मिल जाएगा और पूरे मैप्स भी मिल जाएंगे। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ओके, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये सारे लेक्चर्स या फिर सारे जो कोर्सेज़ हैं इनको अवेल कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। कंप्लीट जीएस यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प जीएस फाउंडेशन बैच है, इसको आप ज़रूर अवेल करिए। एनसीईआरटी बेस्ड है, बाइलिंगुअल कोर्स है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाला है और सारा आपका जो कंटेंट है वो कवर होने वाला है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर भी आप मैसेज या फिर व्हाट्सअप या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज चूँकि हम साउथ ईस्ट एशिया या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया को डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम आसियान को देखेंगे। आसियान क्या है, इंपॉर्टेंट जो स्टेट है जैसे कि मलक्का स्टेट, सुंडा स्टेट, ये सारे स्टेट को हम देखेंगे। साउथ चाइना सी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इंडो चाइना प्रायद्वीप या फिर इंडो चीन प्रायद्वीप क्या है ना, इंपॉर्टेंट आइलैंड जो भी हैं, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाना चाहूँगा कि जो पूरा ये ग्लोब है, यहाँ पर आपको कहाँ साउथ ईस्ट एशिया देखने को मिलता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट एशिया के बारे में बताया था कि ये हमारा पूरा एशिया का मैप है ना, ये पूरा क्या है, एशिया है, राइट। ये पूरा क्या है, एशिया है ना। बार बार मैं आपको इसलिए रिवाइज कराऊंगा ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ना। तो ये पूरा क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया। क्या बोलते हैं, साउथ एशिया। इसी के बगल में आप देखोगे ये वाला जो पूरा रीजन है, ये जो रीजन है, ओके, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। और आज के लेक्चर में हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे करके, चूँकि एशिया कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा है एरिया में, तो सारे पार्ट जो है इसका, जैसे कि नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ये पूरा एशिया हम कवर करेंगे मतलब हर एक लेक्चर में, ठीक है। तो यदि हम इसको जूम करें तो ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है, ये इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, ओके। और इसको ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे साउथ एशिया के बिल्कुल बगल में ही आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। ये वर्ल्ड मैप में इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं ना। यहाँ पर मैं आपको जो, चूँकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो अभी नया नया जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट की होगी, तो उनको वर्ल्ड मैप में भी लोकेशन दिखाना ज़रूरी है। तो ये 2D वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। वाइट कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये साउथ ईस्ट एशिया है ना। यहाँ ग्लोब पर भी आप देख सकते हो ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है ना यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप एशिया के मैप में भी देख सकते हो कि ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया। और इस पूरे मैप को हम या फिर कंप्लीट मैपिंग को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं ग्लोब पर 3D मैप के माध्यम से भी आपको समझा रहा हूँ और 2D मैप के माध्यम से भी यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आप अपना एटलस सामने रखिए और अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़िए, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा साउथ ईस्ट एशिया फिर दक्षिण पूर्व एशिया का मैप हमारा सामने आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दक्षिण, ठीक है, पूर्व
एशिया, है ना। हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि दक्षिण पूर्व एशिया में आखिर कौन कौन से देश आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल आपको यहाँ पर 11 कंट्री देखने को मिलेंगी, या फिर 11 देश आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से देश हैं, जरा हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो हमारे भारत का पड़ोसी ही है, इसको हम बोलते हैं म्यांमार, या फिर इसका पुराना नाम क्या था, वर्मा, है ना। तो म्यांमार ये भारत के पड़ोस में ही है, नॉर्थ ईस्ट जो देश हैं उसके बगल में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर थाईलैंड के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस कंट्री है ना। खासतौर पर पर्यटन के लिए हमारे इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं, है ना। बैंकॉक इसकी कैपिटल है। इसी का पड़ोसी है एक लाओस, है ना, जिसकी कैपिटल क्या है, वियंतियन इसकी कैपिटल है, आपको याद रखना है ना, लाओस है। लाओस के बगल में आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, है ना, इसकी कैपिटल क्या है, हनोई है। आप थोड़ा सा कैपिटल भी इसकी दिमाग में रखते जाइएगा, कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 आपको कंट्री दे देगा, ओके, और 4 कैपिटल दे देता है ना, और फिर आपको मैच करना होता है कि कौन सी कैपिटल कहाँ की है, ठीक है। तो ये वियतनाम हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंबोडिया है, राइट। तो ये पूरा आप जो देश देख रहे हो, है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और यहाँ पर कंबोडिया, और यहाँ पर नीचे आप देखोगे येलो कलर से, तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है मलेशिया, ठीक है। अब देखो जो पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया है, इसको भी हम 2 पार्ट में देखते हैं ना। पहला तो जो ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये मतलब जितनी भी कंट्री हैं ये देखिए आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये तो इसको हम बोलते हैं इंडो चीन, याद रखना, इंडो चीन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको हम, इंडो चीन प्रायद्वीप, या फिर इंडो चाइना पेनिनसुला बोलते हैं। अब इसको हम क्यों बोल रहे हैं इंडो चाइना पेनिनसुला, तो यदि आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है इस सीरीज़ का, तो आपको मैंने बताया था कि आखिर प्रायद्वीप क्या होता है ना, प्रायद्वीप क्या होता है या फिर पेनिनसुला क्या होता है ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, कोई भी ऐसा लैंड मास, कोई भी ऐसा भूभाग जो 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है, जैसे कि हमारा ये इंडिया है ना, ये दक्षिण वाला जो इंडिया है ये क्या है, दक्कन पेनिनसुला है, चूँकि ये 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। उसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर ये वाला पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया का, है ना, ये वाला, इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे ये 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। देखो यहाँ से पूरा घिरा हुआ है जल से, यहाँ से भी घिरा हुआ है, और साउथ से भी घिरा हुआ है ना, ये पूरा मलय पेनिनसुला भी पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा प्रायद्वीप है। तो इसको हम बोलते हैं इंडो चीन, याद रखना, इसको हम बोलते हैं इंडो चीन प्रायद्वीप, है ना, इंडो चाइना पेनिनसुला। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है, खासतौर पर सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में, कि इंडो चीन जो प्रायद्वीप है या फिर इंडो चाइना जो पेनिनसुला है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया का भी कुछ भाग इसमें आता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, और बाकी का बचा हुआ जो ये वाला पार्ट है इसका, है ना, इसको हम मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, या फिर द्वीपीय देश ज़्यादातर या फिर अधिकतर द्वीप इसमें आते हैं। तो इसको भी आप 2 पार्ट में समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतने देश मैंने आपको डिस्कस करा दिए, आगे बताता हूँ मैं आपको। आगे यदि हम देखेंगे तो इसमें मलेशिया आ जाता है, ये मलेशिया यहाँ पर है ना। फिर यहाँ पर आपको ये बड़ा सा आइलैंड देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं बोर्नियो, क्या बोलते हैं उसको हम, बोर्नियो आइलैंड। तो इस बोर्नियो आइलैंड पर आपको ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। इसको हम कालीमंतन रीजन भी बोलते हैं, कालीमंतन क्षेत्र भी बोलते हैं। जो येलो कलर से आप देख रहे हो ये क्या है, ये मलेशिया का रीजन है। मलेशिया 2 अलग अलग भागों में है ना, वेस्ट मलेशिया और ईस्ट मलेशिया। और छोटा सा देश यहाँ पर है ब्रुनेई, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रुनेई, है ना। तो ये देश हो गए। फिर यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा देश, यहाँ पर एक द्वीपीय देश है जिसको हम बोलते हैं सिंगापुर, काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है ना, सिंगापुर भी एक छोटा सा देश है, यहाँ पर मलेशिया के ही नीचे देखने को मिलता है। फिर एक नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते, या फिर इसको हम ईस्टर्न तिमोर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न तिमोर भी बोलते हैं। तो ये भी इसका ही पार्ट है। फिर यहाँ पर आप देखो एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर के बना है, जिसको हम बोलते हैं फिलीपींस। और ये पूरे ग्रीन कलर से जो फैला हुआ है इसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया, है ना। तो ये सारे ही देश जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, टोटल 11 कंट्री हैं, आपको याद रखना है। टोटल जो ये 11 देश हैं या फिर जो टोटल 11 कंट्री हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो आई थिंक ईजी हैं, आप कुछ बार मतलब कुछ टाइम रिवीजन करोगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंट्री पूरा बता दिया कि कौन कौन से देश किसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कैपिटल भी लिखी हुई है, ओके, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं इसको साउथ ईस्ट एशिया, ओके। अब देखो एक इसका जो नवीनतम देश है
है ना। अभी मैंने बताया, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये इस वाले मैप में देखो, इसको हम बोलते हैं तिमोर लेस्ते या फिर पूर्वी तिमोर। ये देखो छोटा सा द्वीप है यहाँ पर, इसको ही हमने यहाँ पर जूम कर दिया है, तो इसको आइलैंड को बोलते हैं तिमोर, है ना। और इसका जो ईस्ट वाला पार्ट है जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है, ये एक सेपरेट कंट्री है, जबकि वेस्ट वाला जो इसको पार्ट है ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं तिमोर लेस्ते, आपको याद रखना है ना। 2002 में ये आज़ाद हुआ था और नवीनतम कंट्री बना था साउथ ईस्ट एशिया का, आपको याद रखना है। पहले ये इंडोनेशिया का भाग था, इंडोनेशिया से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश के रूप में ये अस्तित्व में आया था। और इसकी कैपिटल क्या है, तो दिल्ली इसकी कैपिटल है। क्या है, दिल्ली इसकी कैपिटल है ना। तो तिमोर के बारे में भी याद रखना, क्योंकि ये 11वां देश है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ना। अब इससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया, मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन देशों का एक संगठन, है ना, जिसको हम बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं, आसियान, है ना। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आप याद रखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है इसका फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं, ये आपस में मिलकर के एक संगठन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इनका एक ये आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो एक संगठन है ना। मतलब आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर ये आपस में सहयोग के लिए संगठन इन्होंने बना रखा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये अपनी बात रखते हैं। इस संगठन के माध्यम से याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जाकार्ता में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर, जाकार्ता, इंडोनेशिया, जो कि इसकी पहले कैपिटल थी, अभी तो चेंज हो गई है, नुसंतारा हो गई है। अभी भी आपको वो डिस्कस कराऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जकार्ता देखने को मिलेगा, और ये नुसंतारा इसकी न्यू कैपिटल है, ठीक है। फिलहाल अभी हम आसियान को डिस्कस करते हैं। तो आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं। इसके टोटल 11 देश, कितने देश थे इसमें, 11 देश थे, जिसमें से 10 जो हैं किसके मेंबर हैं, आसियान के। याद रखना, जो तिमोर लेस्ते है या फिर पूर्वी तिमोर है, जो 11वां देश है, ये इसका मेंबर नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आसियान के बारे में याद रख लेना कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं, इनका ये एक संगठन है, और 1967 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि इन 10 देशों का एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग संगठन है, ठीक है। इसमें तिमोर या फिर जो पूर्वी तिमोर है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये दो तीन चीज़ याद रखना। आसियान से कई बार क्वेश्चन आते हैं, है ना, स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखो आप इसमें, है ना। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है, लाओस, है ना। ये लाओस देश दिख रहा है, इसकी कैपिटल क्या है, वियंतियन, है ना। वियंतियन इसकी कैपिटल है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं, अधिकतम, मैक्सिमम देश या फिर सभी देश क्या हैं, द्वीप है, मतलब या तो आइलैंड हैं, मतलब या तो आइलैंड हैं, या फिर कहीं ना कहीं से पानी से या फिर समुद्र से उनकी बॉर्डर लगती हैं, है ना। लेकिन एकमात्र ऐसा देश है लाओस, है ना, जो कि क्या है, लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है ना। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है ना। यहाँ से तो आपको पानी से घिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन याद रखना यहाँ पर चाइना है ना, यहाँ पर क्या है, चीन है। इस वाले मैप में ज़रा देखिए, है ना, ये वाला जो पार्ट है पूरा एक साइड से, चूँकि पेनिनसुला है तो ये पूरा एक साइड से यहाँ पर चाइना से सराउंड है। ये क्या है, चीन है ना। तो चीन से ये पूरा यहाँ पर ये वाला जो इसका पार्ट है ना, यहाँ पर यदि मैं बताऊँ ये इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ से ये पूरा क्या है, लैंड एरिया से लगा हुआ है। यहाँ पे भारत है, यहाँ ऊपर चीन है ना। तो ये पूरा ऊपर से लैंड से सराउंडेड है, ठीक है। तो ये जो लाओस देश है, ये पूरा लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा देश जो चारों ओर से भूभाग से घिरा हुआ है, या फिर किसी अन्य देश से घिरा हुआ है, या फिर ऐसा देश जिसकी बॉर्डर किसी ओशियन से, खाड़ी से, गल्फ से, सागर से नहीं लगती है, ऐसी कंट्री को हम लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं, भूआवेष्टित देश बोलते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र ऐसा देश लाओस है जो लैंडलॉक्ड है ना। इसकी बॉर्डर नॉर्थ में चीन से, यहाँ पर चीन है ना, ईस्ट में वियतनाम से, साउथ में कंबोडिया से, वेस्ट में थाईलैंड से, और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर म्यांमार से इसकी बॉर्डर लगती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। चूँकि लैंडलॉक्ड बहुत ही कम कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, चलिए अब एक एक करके जो
मुख्य मुख्य देश हैं इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है इंडोनेशिया का, है ना। इंडोनेशिया सबसे एक प्रकार से देखा जाए बड़ा देश है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की यदि कोई लार्जेस्ट कंट्री है तो यहाँ पर कौन सी है, वो यही है जिसको हम बोल रहे हैं इंडोनेशिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है इंडोनेशिया, और याद रखिएगा ये सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है ना। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 13,000 द्वीप या फिर 13,000 आपको यहाँ पर आइलैंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड, लगभग 13,000 द्वीप देखने को मिलते हैं। और विश्व का ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो बहुत सारे छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है। जैसे हमारे भारत में भी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे द्वीप समूह हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है? इंडोनेशिया। द्वीप क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई भी ऐसा लैंड मास जो चारों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब इंडोनेशिया की यदि बात करूं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे कि देखो सबसे पहले ये वाला आइलैंड है ना, सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सुमात्रा। इसको हम क्या बोलते हैं? सुमात्रा आइलैंड। और ये हमारे भारत के भी नज़दीक है। यहाँ पर आपको पता है ग्रेट निकोबार है ना। यहाँ पर क्या है? ग्रेट निकोबार है। यदि आपने मुझसे इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो बहुत सारे फ्री लेक्चर ऑलरेडी हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो ये बहुत सारे आइलैंड है ना, तो ये हमारा अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर क्या है? सुमात्रा है। इस वाले मैप में आप देखिए तो ये हमारे अंडमान निकोबार है और यहाँ पर ये सुमात्रा है ना। तो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट आइलैंड है इसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार, और इसके बीच में ही, इसके ही साउथ में आपको सुमात्रा देखने को मिलता है। और यहाँ पर ग्रेट चैनल है ना, ग्रेट चैनल भी देखने को मिलता है। ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्रेट चैनल के थ्रू हम इंडोनेशिया से या फिर सुमात्रा से अलग होते हैं। तो सुमात्रा सबसे बड़ा आइलैंड है। ओके, यहाँ पर इसी के बगल में आप देखोगे तो आपको एक और आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं जावा, है ना। जावा एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बाली नाम का आइलैंड भी है। बाली आपको पता होगा खासतौर पर पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है, लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। ओके, तो बाली काफ़ी फेमस है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। अब यहाँ पर देखो ये वाला रीजन देखो। ओके, ये इसको हम बोलते हैं, है ना, ये जो रीजन है ये बोर्नियो एक आइलैंड है ना। अब ये आधा आइलैंड है ना, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहे हो ये, इसको पूरा देखना हो तो इस वाले मैप में आइए, जो ग्लोब में दिख रहा है ना ये पूरा मैप है इसका, है ना। अब आप बोलोगे सर इसमें आधा मैप आपने क्यों लिया है? मतलब इसका पूरा मैप ऐसा है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमने आधा लिया है, इतना लिया है ना। तो इतना जो ग्रीन कलर का हिस्सा है ये इंडोनेशिया के पास है। ये क्या है? इंडोनेशिया के पास है। बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है जो कि यहाँ पर है इस प्रकार से, तो कुछ हिस्सा किसके पास है? कुछ हिस्सा इसका मलेशिया के पास है। किसके पास है? मलेशिया के पास है। और एक सेपरेट देश भी है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ब्रुनेई। क्या बोलते हैं? ब्रुनेई। तो ये जो आइलैंड है ना, इसको हम बोलते हैं बोर्नियो आइलैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोर्नियो आइलैंड बोलते हैं। और इस बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का अधिकार है। एक तो ये ग्रीन कलर से आप देख ही रहे हो ये इंडोनेशिया का अधिकार में है। बाकी की जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या है? ये मलेशिया के अधिकार क्षेत्र में, और छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, ये एक सेपरेट देश है ब्रुनेई, अभी आगे डिस्कस कराऊंगा। तो ये इसका कालीमंतन क्षेत्र है, जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ना, ये कालीमंतन क्षेत्र है जो कि इंडोनेशिया के पास है। और इसकी जो न्यू कैपिटल है नुसंतारा, है ना, नुसंतारा। पहले जकार्ता थी, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जावा आइलैंड है, यहाँ पर ये जकार्ता इसकी पुरानी कैपिटल थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये तेज़ी से समुद्र में डूब रहा है ये क्षेत्र, ये आइलैंड का कुछ क्षेत्र। इसके चलते इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है और इस बोर्नियो आइलैंड पर क्या किया है? शिफ्ट किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड के बारे में याद रखना कि ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ना। एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है ना, लार्जेस्ट आइलैंड है, आपको याद रखना है। और विश्व में यदि आप बात करें तो ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। इतना समझ में आया?
इसके बगल में एक और देखो काफ़ी बड़ा आइलैंड है, ये सुलावेसी, काफ़ी खतरनाक टाइप का दिख रहा है, ऑक्टोपस जैसे दिख रहा है ना। तो ये सुलावेसी आइलैंड है, यहाँ पर सुलावेसी सागर भी अभी मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो बोर्नियो, सुलावेसी, सुमात्रा, जावा, बाली, ये सब है। ठीक है, तिमोर का एक जो वेस्टर्न पार्ट है ये भी इसके अंतर्गत आता है, इंडोनेशिया के अंतर्गत, याद रखना। फिर यहाँ पर देखो ये न्यू गिनी आइलैंड है, यहाँ पर आप देखो है ना, ये न्यू गिनी आइलैंड। न्यू गिनी आइलैंड दरअसल काफ़ी बड़ा है ना। इसका जो वेस्ट पार्ट है ना, इसका ईस्ट पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। क्या बोलते हैं? पपुआ न्यू गिनी, जो कि एक स्वतंत्र देश है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस कराया था, है ना। और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये इसके पास आता है, ये इंडोनेशिया के पास आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, है ना। बोर्नियो, सुलावेसी, सुमात्रा, जावा, बाली, न्यू गिनिया का वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न तिमोर, ये सब किसके इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं? इंडोनेशिया के हैं। जकार्ता किस, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जकार्ता किस आइलैंड में है? जावा आइलैंड में है। नुसंतारा किस आइलैंड में है? तो बोर्नियो का जो ये पर्टिकुलर क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं कालीमंतन क्षेत्र, याद रखना, कालीमंतन। कालीमंतन मतलब इंडोनेशिया का वह भाग जो कि बोर्नियो के अंतर्गत आता है, उसको हम कालीमंतन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। इसके अलावा आपको पता होगा इंडोनेशिया ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी निवास करती है ना। तो सब सर्वाधिक मुस्लिम लोग भी यहाँ निवास करते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है ना। बाकी और भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर और देखो, तो यहाँ पर आपको ये साउथ चाइना सी वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, है ना, साउथ चाइना सी। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, अभी हम आगे सागर वगैरह भी डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर साउथ चाइना सी आप देख रहे हो, यहाँ पर जावा सागर आप देख रहे हो, बाकी की चीज़ें अभी हम यहाँ पर आगे चल करके जल संधियाँ वगैरह का या स्ट्रेट वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अभी इतना ही याद रखिए। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? नुसंतारा है। ओके, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आसियान की हमने बात कर ही ली कि 10 देश आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया ये वाला पार्ट, है ना, ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हो इंडोनेशिया है ना। तो ये इंडोनेशिया हमने डिस्कस कर लिया, इंडोनेशिया को डिस्कस कर लिया, है ना। यहाँ पर देखो ये पीले कलर का मैंने आपको बताया था, ये मलेशिया का पार्ट है ना, ये मलेशिया का। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम बात कर लेते हैं मलेशिया की। ओके, तो मलेशिया का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आइलैंड अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, ये है ना। तो ये वही है। इसका जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये मलेशिया के पास है ना। तो ये जो बोर्नियो आइलैंड है ना, तो बोर्नियो आइलैंड का ही जो नदर्न पार्ट है, या फिर नॉर्थ वेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, नॉर्थ वेस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ पार्ट ही बोल सकते हो इसको आप, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये मलेशिया के अंतर्गत आता है, और इसको हम ईस्ट मलेशिया बोलते हैं, है ना। और एक वेस्ट मलेशिया ये यहाँ पर है, ये वाला जो आप देख रहे हो हिस्सा, ये वेस्ट मलेशिया वाला हिस्सा है ना। ये मलय पेनिनसुला है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, जो ये वाला हिस्सा है बच्चों, ये वाला देखो, है ना, ये वाला, है ना, इसको हम बोलते हैं मलय पेनिनसुला, मलय प्रायद्वीप, या इंग्लिश में मलय पेनिनसुला, है ना। तो मलय पेनिनसुला का जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं वेस्ट मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया दो पार्ट में है, एक तो ये मलय पेनिनसुला के अंतर्गत है, या फिर जो इंडो चीन प्रायद्वीप हमने डिस्कस किया था उसको में जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं मलेशिया। और एक तो है बोर्नियो वाला हिस्सा, जो कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया, और यहाँ पर बीच में आप देख रहे हो ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो ये मलेशिया है। इसकी कैपिटल की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मलेशिया की कैपिटल कहाँ देखने को मिलती है, वेस्ट मलेशिया में कि ईस्ट मलेशिया में? तो कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है, और याद रखना है कि वेस्ट मलेशिया के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलती है, और मलय पेनिनसुला में वेस्ट मलेशिया का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में। एक बार मैं आपको पूरा मैप इसलिए दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगता जाए कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने ये इंडोनेशिया को डिस्कस किया, राइट, है ना। ये इंडोनेशिया पूरा ग्रीन कलर, और ये येलो कलर मतलब मलेशिया, ये हमने डिस्कस कर लिया, है ना। अब यहाँ पर ही मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ ब्रुनेई के बारे में, है ना। यहाँ पर ही देखो, ये इसका छोटा सा हिस्सा जो रह गया था, ये यहाँ पर है ना, ये यही देश है ब्रुनेई। ये क्या है? ब्रुनेई। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ब्रुनेई। मतलब इस बोर्नियो आइलैंड पर, ये जो बोर्नियो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का 3rd लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। इस पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, है ना, मलेशिया और ब्रुनेई, है ना। ब्रुनेई क्या है? एक छोटी सी कंट्री है जो कि यहाँ पर ही हमें देखने को
मिलती है, आपको याद रखना है। तो ये ब्रुनेई का हिस्सा, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि किन किन देशों का अधिकार है, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी यहाँ पर, है ना। तो ये 3 चीज़ें हमने 3 देश यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको लोकेशन देखते जाइए। आगे हम बात कर लेते हैं फिलीपींस। तो फिलीपींस भी बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना है। वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पर देखिए, ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, है ना। फिलीपींस से क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर आपको फिलीपींस सी भी देखने को मिलेगा, है ना। फिलीपींस सागर या फिर फिलीपींस सी भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इतना याद रखिए कि मनीला इसकी कैपिटल है ना। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। एडीबी का हेड क्वार्टर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, है ना। इसके अलावा और मनीला में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो नदर्न वाला आइलैंड है, ये वाला आइलैंड है ना, ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है, तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं लुज़ोन आइलैंड। और इसका जो दक्षिणतम आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, इसको हम बोलते हैं मिंदनाओ आइलैंड, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो कि ये बड़े आइलैंड हैं। विश्व के जितने भी लार्जेस्ट आइलैंड हैं, जैसे कि हमने इंडोनेशिया में सुमात्रा को डिस्कस किया, बोर्नियो को डिस्कस किया, सुलावेसी को डिस्कस किया, न्यू गिनी को डिस्कस किया ना। तो बड़े बड़े आइलैंड जो हैं या फिर किसी भी देश के इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो लुज़ोन आइलैंड है ना, लुज़ोन द्वीप जो है, ये किस देश के अंतर्गत आता है, मिंडनाओ किसके अंतर्गत आता है, या इनकी लोकेशन भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा फिलीपींस का जो नदर्न मोस्ट आइलैंड है उसको हम लुज़ोन बोलते हैं, और ये किसका पार्ट है, ये फिलीपींस का है। और दक्षिण में मिंदनाओ आता है जो कि इसका ही पार्ट है, इसकी कैपिटल मनीला है, ठीक है। इतनी चीज़ फिलहाल याद रखिए। बाकी देखिए जनरल से फैक्ट जो हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, है ना। हमें मैन मैपिंग, ये जो हमारी सीरीज़ है, इसका उद्देश्य है मैपिंग को क्लियर करना, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको 3D मैप 2D मैप में बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, हमने सबसे पहले यहाँ इंडोनेशिया, ये वाला पार्ट हमने देखो पूरा पढ़ लिया। ये वाला जो पूरा मैरीटाइन वाला क्षेत्र है या समुद्र वाला क्षेत्र है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, है ना, और फिलीपींस, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा एक देश सिंगापुर भी है, वो भी याद रख लेना, सिंगापुर, है ना। सिंगापुर एक द्वीपीय देश है, काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, बहुत छोटा सा देश है, बिल्कुल मलय पेनिनसुला के नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस क्षेत्र में, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपस में जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर चीन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको भारत देखने को मिल जाएगा। इस वाले मैप में आप देख लीजिए, है ना। ये देखो, ये देखो, ये हमारा भारत है, ओके। ये हमारा जो पढ़ रहे हैं हम, वो ये वाला चीज़ है इंडो चीन, और यहाँ पर ये पूरा चाइना है, ठीक है। ये चाइना वाला, ये क्या है, चीन है, ये हमारा भारत है, और ये साउथ ईस्ट एशिया है। तो पूरा नदर्न वाले जो पार्ट है, यहाँ पर आपको चीन देखने को मिलेगा, यहाँ आपको भारत देखने को मिलेगा, है ना। तो ऊपर ये पूरा लैंड एरिया से घिरा हुआ है ना। तो याद रखना ये क्या है, प्रायद्वीप है, मतलब यहाँ पर भी सागर है, यहाँ पर भी सागर है, यहाँ पर भी सागर है, यहाँ पर भी सागर है। तो तीन ओर से, तो ऊपर से आप देखो, ये इस यहाँ से तो क्या है, लैंड से घिरा है, जबकि तीन ओर से ये वाटर बॉडी से सराउंडेड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो इसको हम बोलते हैं इंडो चीन प्रायद्वीप, या फिर इंडो चाइना पेनिनसुला इसको हम बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए इंडो चीन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश हैं, तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, है ना। अब चाइना, इंडो चीन जरूर आ रहा है, लेकिन चाइना का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। तो अक्सर यदि आपने कभी पढ़ा नहीं है इसको, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलिए, इतना ही थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेन जो थी वो मैंने आपको डिस्कस करा दी हैं। इंडो चीन प्रायद्वीप, इंडोनेशिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड, फिलीपींस के इंपॉर्टेंट आइलैंड, है ना। जो ये भी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखो, ये सेलेविस, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सेलेविस सी है ना, यहाँ पर जावा सी है, ये साउथ चाइना सी वाला रीजन है, ये पूरा साउथ चाइना सी है, ये फिलीपींस सी है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो सागर हैं, है ना, या फिर इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर वाटर बॉडी हैं, वो भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सी वाटर बॉडी है ना। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेट या फिर जो जल संधियाँ हैं वो भी डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर साउथ चाइना सी का मैंने जिक्र किया है। यहाँ पर देखो, ये पूरा साउथ चाइना सी वाला रीजन है। यहाँ पर मैं इस वाले मैप में देखिए, ग्लोब वाले मैप में, तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन जो है ना, इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी, है ना। तो साउथ चाइना सी अक्सर न्यूज़ में रहता है और अक्सर विवादों में रहता है ना। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 9
डैश लाइन देखने को मिलती है, 9 डैश लाइन देखने को मिलती है ना। यहाँ पर जो लाल कलर से आप दिख रहे हो ना, तो ये 9 डैश लाइन है ना। अब ये क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखा हैं जो कि चाइना के द्वारा काफ़ी पहले खींची गई थी, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी लाल रेखाएं दिख रहे हो, है ना, ये साउथ चाइना सी का 90% जो क्षेत्र है ये कवर करती हैं, है ना। मैंने बोला कि जो लाल कलर मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ये आप इस मैप में भी देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं 9 डैश लाइन। इसका मतलब ये है कि ये रेखाएं जो हैं ये साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा कवर करती हैं, ओके। और चाइना ऐसा क्लेम करता है कि ये पूरा जो हिस्सा है वाटर बॉडी का साउथ चाइना सी का, वो किसका है, चीन का है ना। चाइना ऐसा क्लेम करता है, लेकिन आपको पता होगा कि जो भी वाटर बॉडी होती है या फिर ओशियन होते हैं, इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ ऑफ सी हैं, है ना, जो लॉ बनाए गए हैं सी के, उसमें से आपको पता होगा, इंडियन ज्योग्राफी में ऑलरेडी मैंने बताया है कि किसी भी देश की कोस्ट लाइन है या फिर उसमें समुद्र लगता है, उसकी कोस्ट लाइन लगती है, तो 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है ना, जो 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब इस क्षेत्र में यदि कोई आइलैंड मिला, कोई रिसोर्सेज मिले नेचुरल, तो उस पर उस देश का अधिकार होगा, है ना। जैसे कि हमारे देश का भी क्या है, यहाँ पर यदि मैं बताऊँ तो हमारे जैसे कि ये देश है, और देश का जो ये 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है ये हमारा होता है ना। यहाँ पर यदि कोई भी नेचुरल रिसोर्स मिलेगा, कोई आइलैंड मिलेगा, तो उस देश का अधिकार होता है ना। तो उस हिसाब से ये क्या है, पूरा इलीगल है जो ये 9 डैश लाइन चाइना बताता है ना। और यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, यहाँ कंबोडिया है, बहुत सारे देश है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको भी इस समुद्र पर अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी देश हैं ये भी इस साउथ चाइना सी के जो इनका क्षेत्र है उस पर क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये साउथ चाइना सी में जो बहुत सारे देश हैं, इन मैप में ज़रा देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर फिलीपींस है ना, तो ये जो रेड कलर से आप क्षेत्र देख रहे हो यहाँ पर, है ना, सबसे पहले ये रेड कलर का जो क्षेत्र है, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये क्लेम करता है कि चाइना का क्षेत्र है, ठीक है। जो ब्लू कलर से आप यहाँ पर डॉट डॉट देख रहे हो, ये फिलीपींस क्लेम करता है कि हमारा रीजन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिलीपींस हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, है ना, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, है ना, यहाँ पर ताइवान हो गया है ना, जो ताइवान है। तो इन सभी देशों के मध्य में साउथ चाइना सी के वाटर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति है, खासतौर पर चाइना के साथ में, क्योंकि इसके 90% क्षेत्र में या फिर जो 9 डैश लाइन है, इस पर चाइना अपना मतलब एक प्रकार से क्लेम करता है कि ये हमारा क्षेत्र है। आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड भी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो स्पार्टले आइलैंड है, पार्शल्स आइलैंड है ना, स्कारबोरो आइलैंड है। तो इम्पॉर्टेंट ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, है ना, और इसमें क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस हैं, पेट्रोलियम है, इसके चलते ये विवाद इतना ज़्यादा है ना। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 9 डैश लाइन कहाँ पर है, स्पार्टले आइलैंड कहाँ पर है, पार्सल्स आइलैंड कहाँ पर है, स्कारबोरो आइलैंड, है ना, इन तीनों आइलैंड के नाम भी याद रख लेना, है ना। बाकी ये मैप से आप अच्छे से समझ जाओगे, ये जो सेकंड वाला मैप है इससे आप समझ जाओगे कि कौन सा देश कितना क्लेम करता है ना, और किन आइलैंड, जैसे कि आप देखोगे स्पार्टले आइलैंड, है ना, स्पार्टले आइलैंड, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है ना। तो इसको लेकर के फिलीपींस और चाइना में भी विवाद है, और यहाँ पर वियतनाम में भी विवाद है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखोगे पार्सल्स आइलैंड है, तो पार्सल्स आइलैंड को लेकर के चाइना का विवाद है, वियतनाम का विवाद है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा ही दी हैं, कोई ऐसा विशेष यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बहुत सारे सागर बताए थे, जैसे कि साउथ चाइना सी है, ओके, सेलेविस सी है, सुलू सी है, बंदा सी है, फ्लोरा सी है ना। तो ऐसे बहुत सारे सी हैं, अरफुरा सागर है, यहाँ पर जावा सागर है, ठीक है। तो ये सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ, हालांकि मैं इन पर सेपरेट लेक्चर भी लाऊंगा। एशिया के जितने भी स्टेट हैं, जल संधि हैं, इन पर मैं सेपरेट लेक्चर लाऊंगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर स्टेट है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, है ना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर देखो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये साउथ चाइना सी को यहाँ पर आप देखोगे अंडमान सी या फिर बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करता है ना। थोड़ा सा मैं प्रीवियस यदि मैप में जाऊँ तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो तो इस वाले मैप में ज़रा आप देखिए,
है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि यहाँ अंडमान सागर से होते हुए, बंगाल की खाड़ी से होते हुए, अरेबियन सागर से होते हुए यहाँ पर ये पूरा इस रीजन को जोड़ता है, साथ ही साथ इस रीजन को छोड़ता है ना। यहाँ बाब अल मानदेव स्ट्रेट हमने डिस्कस किया था, है ना, बाब अल मानदेव डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ स्वेज कैनाल, रेड सी से होते हुए आप यूरोप जा सकते हो, है ना। ये तेल के, है ना, जो ऑयल है, ऑयल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते ये जो मलक्का स्ट्रेट हमने यहाँ पर डिस्कस किया, मलक्का स्ट्रेट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के चलते एक ये रीज़न भी है कि चाइना जो है इस पर क्लेम करता है ना। तो मलक्का स्ट्रेट को याद रख लेना, मैंने आपको इस मैप में डिस्कस करा दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं मलक्का स्ट्रेट है, तो ये याद रखना, साउथ चाइना सी को अंडमान सी से आपस में जोड़ता है, और ये मलेशिया का मलय पेनिनसुला वाला हिस्सा है, इसको जो ये पर्टिकुलर रीजन है सुमात्रा, इससे सेपरेट करता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो मकासरा एक स्ट्रेट है ना, जो कि सेलेविस सी को आपस में जावा सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक सुंडा स्ट्रेट है ना, ये भी जावा सी को यहाँ पर इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं। यहाँ पर एक लैम्बॉक स्ट्रेट भी है जो कि फ्लोरा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। तो कुल मिला के अभी आप यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट याद रख लो, सुंडा स्ट्रेट याद रख लो, मकासरा स्ट्रेट याद रख लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम एक सेपरेट लेक्चर में इनको डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलिए, कुछ 2-3 नदियां हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक नदी है मेकोंग रिवर, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब साउथ चाइना सी की लाइफ लाइन जिसको बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है मेकोंग रिवर को। मेकोंग रिवर जो है बच्चों, ये निकलती है तिब्बत रीजन से ना, ये तिब्बत प्लेट्यू है, आपको पता है, चाइना तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, और आगे चलते हुए ये लाओस, है ना, और थाईलैंड की बॉर्डर बनाते हुए याद रखना कंबोडिया जाती है, फिर वियतनाम में जाने के बाद साउथ चाइना सी में डेल्टा बनाते हुए ये अपना जल गिरा देती है, आपको याद रखना है ना। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेकोंग रिवर किन देशों के मध्य में बॉर्डर बनाती है, तो थाईलैंड और लाओस के मध्य में ये बॉर्डर का भी निर्माण करती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा लाओस की कैपिटल जो वियंतियन है ना, कंबोडिया की कैपिटल नामपेन है ना, ये इसके किनारे हमें देखने को मिलती है। साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइन इसको बोला जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं लोग इस पर। इसके आसपास चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है, आपको याद रखना है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ इसके किनारे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वियतनाम में जाकर के ये अपना डेल्टा बनाती है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि कहाँ पर डेल्टा बनाती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है ना, तो चीन से उद्गम होता है। किन किन देशों में बह रही है, तो ये भी आपको दिमाग में रख लेना, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको याद रखना है। मल्टीपल कंट्रीज से, इसको हम डैन्यूब भी बोलते हैं, इसको हम डैन्यूब रिवर से भी कंपेयर करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की डैन्यूब, क्योंकि डैन्यूब जो रिवर है यूरोप की रिवर है, और ये भी चूँकि काफ़ी सारे देशों में बहती है, काफ़ी सारी कैपिटल से होकर के पास होती है, उसी प्रकार से ये भी है, तो डैन्यूब से भी इसको कंपेयर किया जाता है। एक साल्वीन रिवर है, ये भी चीन से निकलती है, फिर म्यांमार आती है, थाईलैंड में आती है, और फिर अंडमान सागर, ये अंडमान सागर है, अंडमान सागर में जाकर के गिरती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। और एक इरावती नदी है जो कि म्यांमार में है, और ये भी अंडमान सागर में जाके गिरती है। तो ये कुछ जनरल सी 1-2 रिवर हैं, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो फाइनली ये हमने साउथ ईस्ट एशिया जो है इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक मैप रखा है, इससे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए कि कौन सा मैप जो है, मतलब कौन सा जो देश है ना, इस प्रकार से आपको मैप करना। जैसे कि ये म्यांमार है ना, ये क्या है, म्यांमार है ना, ये मैंने आपको बताया लाओस है, ये क्या है, थाईलैंड है ना, ये क्या है, इंडोनेशिया है, ये क्या है, मलेशिया है, ये क्या है, कंबोडिया है ना, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रुनेई है, यहाँ पर क्या है, ब्रुनेई है, ठीक है। ये क्या है, फिलीपींस है। तो ये आपको ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं कि कौन सी किसकी कैपिटल है, कहाँ पर कौन सा देश है, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको मैप रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, कुछ MCQs हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र भू आवेष्टित देश कौन सा है, लैंडलॉक्ड देश कौन सा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट देश है लाओस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड या फिर भू आवेष्टित देश है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी जो बॉर्डर है ना, ये किन किन देशों से लगती है।
नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का जो संगठन है ना, तो यह एक इसका राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। इसको हम आसियान बोलते हैं। 1967 में इसको फाउंड किया गया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जाकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है। लाओस की सीमा किन देशों से नहीं लगती है ना। अब चूंकि लाओस क्या है, लैंडलॉक्ड है, मैंने आपको बताया था, तो इसके बॉर्डर से अक्सर क्वेश्चन आता है ना। तो मलेशिया से तो इसकी बॉर्डर नहीं लगती क्योंकि मलेशिया काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लाओस काफ़ी ऊपर है। ब्रुनेई भी बोर्नियो आइलैंड में है तो इससे भी नहीं लगती, बाकी म्यांमार से भी लगती है और वियतनाम से भी लगती है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ईजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए राजधानियाँ हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। कौन सी सुमिलित नहीं है, तो म्यांमार की नैपिडो, कंबोडिया नामपीन, लाओस की ब्रुनेई, तो ये गलत है भैया, लाओस की क्या है, ब्रुनेई कैपिटल नहीं है। थाईलैंड की बैंकॉक, ये भी सही है। अब लाओस की कैपिटल क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। लुजून द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो अभी मैंने आपको बताया था जो इसका नदर्न वाला आइलैंड है तो ये फिलीपींस का हिस्सा है ना। एक मिंडनाओ और एक लुजून, ये 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों ये आज हमारा पूरा लेक्चर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पूरा साउथ ईस्ट एशिया मैंने आपको डिस्कस किया है। कुछ मैं आपको चीज़ें ऐड भी कर रहा हूँ, कुछ अपने सजेशंस वगैरह भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। जैसे कि इसमें मैंने आपको प्रॉपर चीज़ें डिस्कस कराई, रिवर्स को जोड़ा है ना, स्ट्रेट को जोड़ा, तो आप भी कुछ सजेशंस दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी सीरीज़ चलेगी और एक एक चीज़ मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, पीडीएफ वाले सेक्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो या कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। एम्पावरिंग एवरीडे विथ अफोर्डेबल एक्सीलेंस, काफ़ी कम प्राइस में बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। तो यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी क्लासेस हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। सारे इंडिविजुअल कोर्सेज लगभग आपको 249 प्राइस पर मिल जाते हैं, उनको आप अवेल कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। कंप्लीट जीएस के लिए संकल्प जीएस फाउंडेशन बैच है। आप डेमो क्लासेस देखिए, लगभग 10-10, 12-12 क्लासेस आपको डेमो के रूप में मिल जाते हैं। तो पहले आप डेमो क्लासेस देखिए, है ना, खुद को संतुष्ट करिए एक बार कि हाँ कंटेंट अच्छा है, सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे इस पर बात भी कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस रहता है, मेरी मेंटरशिप रहती है। तो एनसीईआरटी बेस्ड है, बाइलिंगुअल कोर्सेज हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इन कोर्सेज़ को ले सकते हैं और यकीन मानिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो यूट्यूब पर, उसी प्रकार का कंटेंट हमारी क्लासेस में भी होता है। तो क्लासेस को चेकआउट जरूर करिए, अपने सजेशंस दीजिए, जो भी है मैंने क्वेश्चन पूछा है वो दे उनके आंसर दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी अभी कम व्यूज़ आ रहे हैं तो आपके सहयोग की ज़रूरत है, आप सहयोग करें और ऐसा और भी कंटेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।